आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन पे। मेंस लेवल की क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे हम, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था। तो आज से मेंस लेवल की क्लासेस मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 करने वाले हैं, यानी कि पहला सेट होगा ये मेंस लेवल का। और आज के इस सेट में, आज के इस क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम पाई चार्ट करेंगे, मेंस लेवल का पाई चार्ट बता देता हूँ मैं आपको क्लास होने से पहले, और डेटा सफिशिएंसी के सवाल करेंगे। ठीक है, ये दोनों हम करने वाले हैं और दोनों ही आज हम क्लर्क लेवल की करेंगे। ठीक है, जो आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क का और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्लर्क लेवल करने वाले हैं। इसी तरीके से मैं हर एक सेशन में पहले बता दिया करूंगा कि आज हम क्लर्क लेवल करेंगे या फिर पीओ लेवल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो, थम्स अप करके, कि सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल है, क्लियरली ऑडिबल है, जल्दी से। बिल्कुल, आप सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी बताओ, जल्दी। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बैच भी चल रहा है हमारा, एक कंप्लीट आईबीपीएस क्लर्क के लिए हमारा बैच चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। डेली क्लासेस हो रही है, जो यूट्यूब पे मैंने शेयर किया था ना सेशन की, किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेस होंगी, उसी दिन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्लासेस में ले रहा हूँ। बिल्कुल डिले नहीं है, कोई उसमें छुट्टी नहीं है, टाइम टू टाइम क्लासेस ले रहा हूँ। और एग्जाम से पहले डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स करेंगे और बहुत तगड़े तरीके से मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो अगर आप वो बैच लेना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे आ जाना। एप्लीकेशन पे ये जो वीडियो कोर्सेज वाला ऑप्शन है, इस पे आपको प्रीमियम प्लान मिलेगा, इसमें आके आप उस बैच को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, एक कूपन कोड दे देता हूँ, इससे आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड है, इसको आप यूज कर लेना, तो 10% आपके लिए ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है अभी। मंडे से, मंडे या ट्यूसडे से अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो फिर उससे पहले कर लेना। कंप्लीट अर्थमेटिक को आपको मैं करवाने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, और पजल चल रही थी, बेसिक हो गया, मॉडरेट हो गया, थोड़ा सा हाई लेवल पे जा रहे हैं अब हम वहाँ पे पजल पे भी। तो वो भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो यानी कि सब की सब चीज़ें जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इंग्लिश की क्लासेस भी टाइम टू टाइम चल रही है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूँ अब सीधा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये पाई चार्ट है इस तरीके का। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो, इस क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद में मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे, आप थम्स अप करके कमेंट करके बता देना, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्लर्क में इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। तो बनाएंगे इस सवाल को, अप्रोच सीखेंगे फटाफट से। समझ लिया क्वेश्चन को? चलेगा, देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे रीड करना है। देखो, जो पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, ये जो पाई चार्ट है, ये क्या शो कर रहा है? पाई चार्ट गिवन शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन 6 विलेजेस इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू और डिग्री मेजर्स। ठीक है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है या फिर डिग्री में आपको बताया हुआ है। टोटल कितने यहाँ पर विलेजेस हैं? टोटल 6 विलेजेस हैं, और इन 6 विलेजेस में लिटरेट पर्सन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर जो लोग हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको बताया गया है। ठीक है, ए में बात करें तो ए में 80 डिग्री से शो किया गया है। इसमें इतने पर्सन क्या है? लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। बाकी के पर्सन क्या होंगे? पढ़े लिखे नहीं होंगे, इलिटरेट हो जाएंगे। बाकी के इलिटरेट पर्सन कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको टेबल दी हुई है कि अगर मैं विलेज ए की बात करूं, तो जो परसेंटेज है इलिटरेट पीपल का लिटरेट पीपल के रेस्पेक्ट में, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि जो इलिटरेट पर्सन होंगे ना, वो 13.7/11% ज्यादा होंगे। किससे? लिटरेट पीपल से। विलेज ए में जो लिटरेट पीपल है, उसको इतना परसेंट से आप बढ़ा दो तो इलिटरेट पीपल आ जाएगा। और इसी तरीके से सारे के सारे विलेजेस में आपको बताया गया है। क्लियर हो गया? दो विलेज ऐसे हैं जहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, लाइक बी में आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन कितने हैं, और डी में भी आपको बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन कितने हैं। बाकी सब में आपको डिग्री से बताया हुआ है। यहां तक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन को बहुत तगड़े तरीके से। अब बढ़ जाते हैं आगे और पहले सवाल के ऊपर चलते हैं कि पहला सवाल क्या होगा।
तो पहला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन विलेज बी एंड ई टुगेदर। बी और ई में टोटल इलिटरेट पर्सन आपको बताने हैं, फटाफट से बता दो जल्दी से। देखो क्वांट ही तो अभी नहीं आती है सर। अगर नहीं आ रहा है ना तो पहले आप प्री के ऊपर फोकस करो, प्री के ऊपर भी छोड़ो, आप सिलेबस के ऊपर फोकस करो, पहले बेसिक सीखो हर एक चीज का, है ना। डायरेक्ट अभी मेंस क्लास मत देखो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और फिर बहुत ज्यादा ही एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा आपका कि मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा पॉइंट। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, बेसिक से हर एक चीज को कवर करते हुए आना है, देन उसके बाद में आपको मेंस पे आना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन करने में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन बाद वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक बार पता चल जाएगा ना कि डाटा को किस तरीके से उठाना है, देन उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आ जाओ, करवा देता हूँ मैं इस सवाल को, नेक्स्ट से फिर आप करना। देखो आपको बताना इलिटरेट पर्सन बी और ई में। तो सर बी में इलिटरेट पर्सन कितने होंगे हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है हमें। तो यहाँ से लिटरेट पीपल इतने हैं, कितने 5500, और इलिटरेट पर्सन कितने होंगे, इसको 9 1/11% से कम कर देंगे हम। इसको क्या करेंगे, 9 1/11% से कम कर देंगे तो इलिटरेट पर्सन आ जाएंगे बी में। आसान है इसको निकालना तो। लेकिन ई में कैसे निकालें सर, ई में तो कितना दिया हुआ है, 74 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितने पर्सन है वहां पे ई में, देन उसके बाद में आप उसको क्या करोगे, उस नंबर को 25% से कम कर दोगे, तो आपके पास में इलिटरेट पर्सन आ जाएंगे और दोनों को ऐड कर दोगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में ये एक बार समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब अगर मैं एक डिग्री की वैल्यू निकाल लूं तो मैं 74 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ई में टोटल पर्सन कितने वो आ जाएंगे मेरे पास में। तो सर डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है कि एक सर्कल में जो है ना वो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री। एक सर्कल में सभी के सभी यहाँ पे सम कितना होता है, 360 डिग्री इनका सम होता है सबका। अब इस 360 में से ए पे आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, 80 डिग्री ए पे दिया हुआ है, 72 डिग्री सी पे दिया हुआ है, 74 डिग्री ई पे दिया हुआ है, और देन उसके बाद में 62 डिग्री आपको एफ पे दिया हुआ है। तो इन सबको ऐड करो, देखो इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा, देन उसके बाद में 15 22 28 288 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है आपका। टोटल कितना होता है 360, 360 में से 288 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 72 डिग्री बचेगा आपके पास में। मतलब 72 डिग्री जो है वो बी और डी में मिला के आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को ऐड नहीं किया हमने। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया ना। देखो यही चीज समझनी थी इस क्वेश्चन में, बाकी फिर इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है। टोटल 360 डिग्री होता है, 288 डिग्री हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था वहां से हो गया, बचा कितना 72 डिग्री। तो 72 डिग्री किस किस के लिए है, 72 डिग्री है बी के लिए प्लस डी के लिए। बी और डी को अगर मैं ऐड करूं तो 72 डिग्री आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से। अब सर 72 डिग्री की पता चल गया हमें कि भाई बी और डी पे मिला के 72 डिग्री आएगा। 72 डिग्री की वैल्यू है क्या आपके पास में, बिल्कुल है वैल्यू। देखो बी की वैल्यू कितनी है 5500, डी की वैल्यू कितनी है 2420, इन दोनों को ऐड कर लो तो टोटल 72 डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास में। देखो दोनों को ऐड करो, ये 5000 प्लस 2000 7000 हो जाएगा, 7920। ये कितने डिग्री की वैल्यू हो गई, 72 डिग्री की वैल्यू हो गई है। तो क्या आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखो 72 से डिवाइड करोगे इसको तो 1 टाइम, फिर 72 बचेगा 1 टाइम और 0, मतलब 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना आ गई 110 आ गई। 1 डिग्री का मतलब 110 पर्सन है, 110 लोग हैं। तो ई की बात कर रहे थे हम, तो ई में कितना है 74 डिग्री, तो ई कितना हो जाएगा जी टोटल 74 इंटू 110। ये टोटल पर्सन हो गए ई में जो कि लिटरेट पर्सन है। लेकिन आपको तो चाहिए इलिटरेट पर्सन,
तो इलिटरेट पर्सन के लिए आप क्या करोगे, इस ई में से 25% कम कर दोगे। 25% कम करना है मुझे, यानी कि उस वैल्यू का मैं डायरेक्ट 3/4 निकाल लूँ, तो इस वैल्यू का आप क्या करोगे, डायरेक्ट 3/4 निकाल लोगे। तो ये आपके वो पर्सन आ गए जो कि इलिटरेट है, कहाँ पे, ई में। ये वाला जो वैल्यू है ना कि 1 डिग्री की वैल्यू 110% होने वाली है, ये आपकी काम आने वाली है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बी की बात करें तो बी में टोटल कितने, देखो 5500। अब बी में लिटरेट है, लेकिन आपको तो कौन से चाहिए, इलिटरेट चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझना, बी के मुझे इलिटरेट पर्सन चाहिए ना, तो मैं बी में चेक करूंगा। तो बी के मुझे इलिटरेट पर्सन कैसे मिलेंगे, बी कितना है 5500। बी को कितना कम करना है, देखो बी को कम करना है 9 1/11%। 9 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है। तो आप इसका 1/11 निकालो, तो 1/11 निकालोगे तो आपको 500 मिलेगा। तो 500 कम कर दो बी में से, तो 5000 हो गए जी। तो बी में कितने हो जाएंगे, 5000 इलिटरेट पर्सन हो जाएंगे। ई में देखो यहाँ पे पहला सवाल था, देखो मैंने आपको कहा था कि पहले सवाल में डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि मीन्स लेवल का भी सवाल है, और पहले सवाल में आपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट सवालों से देखना आप कितने जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो बी कितना है 5000, और यहाँ पे देखो 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 55। इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 37। अब 37 इंटू 3 कर लो, 111 इंटू 55, और इसमें ऐड कर दो कितना 5000, ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका। भाई बी को तो आसानी से आपने कर लिया, बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बी में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो बी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, आपने डायरेक्ट कम कर ली, 5000 आ गई। लेकिन ई के लिए आपको 74 डिग्री की वैल्यू चाहिए थी। तो 74 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या प्रोसेस किया, 1 डिग्री की वैल्यू निकाली। 1 डिग्री निकालने के बाद में हमने 74 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ई की कंप्लीट वैल्यू हो गई। और फिर इसको 25% से कम करना था, तो ये कितना हो जाएगा, 25% से कम कर दो, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी 111 इंटू 55, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं रहा, इन दोनों को ऐड कर लो, और आगे आने वाले क्वेश्चन भी आसान हो गया अब आपके लिए। देखो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ जो कि एक्स्ट्रा लिखी हुई है यहाँ पे। हमारा जो आंसर है फाइनल, वो ये आंसर बनने वाला है। ये क्लर्क लेवल का, ये पीओ लेवल का नहीं है, पहला सवाल है ना, इसलिए डाटा अभी आपको पता नहीं था कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कितना समय लगेगा। अब नेक्स्ट सवाल से देखना कितने जल्दी जल्दी आंसर दोगे आप। तो ये 5000 तो ऑलरेडी है, देखो 111 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 555 आ जाएगा, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर से 555 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लो इनको। 6105 प्लस 5000, तो 6000 प्लस 5000 11000, तो ये 11105 हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा, इलिटरेट पर्सन। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ गए ना क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। अब ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बनाओ फटाफट से। हाँ, वो दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे कोर्सेज हैं। लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। 28 को है आपका प्री का, तो देखिए अभी फिलहाल प्री का पढ़िए, है ना। आपके पास में 6 दिन ही बचे हैं अभी, आपके पास में 6-7 दिन। तो प्री के थोड़े से मॉक टेस्ट लगाइए आप अगले 2-3 दिन तक। जो पेपर हुए थे उनके जो मेमोरी बेस्ड पेपर थे ना, वो भी सॉल्व कर लेना, क्या क्या पूछा गया था वो भी देख लेना। तो और उस अकॉर्डिंग फिर खुद को तैयार करना है ना। अभी थोड़ा सा फोकस प्री पे रखो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना आप सभी ने जल्दी। देखो मेंस लेवल के डीआई में भी पहला ही सवाल होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। एक बार पता चल जाता है ना उस डीआई के बारे में कि डाटा को कैसे उठाना है, देन फिर आपका इजीली हो जाएगा।
आ जाओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो, illiterate person of village A के illiterate person are what percent of total literate person in all villages together? A के illiterate चाहिए आपको और सब के क्या चाहिए, literate people चाहिए, और बताना है कि वो उसका कितना परसेंट है, बस सिंपल सा सवाल। विलेज ए में टोटल कितना डिग्री है, 80 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये 560 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो ए में कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है सर 80 डिग्री है। टोटल कितने हैं, एक डिग्री की वैल्यू कितना आई थी, 110 आई थी, तो आप इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो टोटल लिटरेट पर्सन हो गए ए के, लेकिन आपको तो ए के इलिटरेट पर्सन चाहिए। तो ए में देखो 13.7/11% इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसको 13.7/11% से आगे बढ़ा दो। तो देखो 13 इंटू 11 करो 143, 143 में 7 ऐड करोगे 150, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी 150/11%, इसी तरीके से नजर आएगी। अब परसेंटेज देखो 11 यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो परसेंटेज हटा के इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा, 50 से आप डिवाइड कर लो, 3/22 बच जाएगा आपके पास में। 50 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम और ये हो जाएगा 2 टाइम, तो फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 13.7/11 की कितनी आ जाएगी, 3/22 आ जाएगी। अब ये आपको बढ़ाना है इस वैल्यू को, इस चीज का ध्यान रखना, देखो इस वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है इतना परसेंट से, तो जो वैल्यू 22 थी वो 3 से बढ़ जाएगी, तो मतलब बढ़ाना है तो 25/22, इसका क्या निकाल दो आप 25/22, क्योंकि मैंने इस 22 में इस 3 को ऐड कर दिया क्योंकि इतना परसेंट ज्यादा लेके जाना है मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गए ए के इलिटरेट पर्सन। अब टोटल लिटरेट पर्सन कितने, तो टोटल डिग्री कितनी है, 360 डिग्री है, एक डिग्री का मतलब 110, तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो टोटल जो लिटरेट पर्सन है सारे में वो आ गए आपके। तो देखो पहले तो इसको सॉल्व करें तो देखो 22 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इंटू 25 और डिवाइड कर दो किससे, 360 इंटू 360 डिग्री कंप्लीट था, और लिटरेट का एक डिग्री का मतलब कितना 110, तो 110 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और आपको वैल्यू चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया बस। बहुत ही नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि इसको सर नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, देखो है ना, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, दोनों आपको आने चाहिए। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो गया, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 गया। अब आपके पास में बचा कितना, देखो ध्यान से समझना इसको, है ना, ये सभी चीजें कैंसिल हो गई है। अब अगर आप चाहो तो 4 से डिवाइड कर सकते हो 9 टाइम, 4 से डिवाइड कर सकते हो 100 टाइम, तो ऊपर कितना बचेगा 2500 और नीचे कितना बचेगा 99 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इतना परसेंट, 2500/99 डिवाइड करो, 99 को 2 टाइम करोगे तो 198, 52 बचेगा, 0 लगेगा, 5 टाइम करोगे तो 495, कितना बचेगा आपके पास में 25 बचेगा, मतलब 25/99%, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने कैसे चेंज किया, डिवाइड कर लिया मैंने, है ना, नॉर्मली डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको भी यूज करो, जो भी डिवाइड करोगे आप तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो यहाँ से भी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा आपका। देखो 99 को अगर नहीं आता है ना तो इस तरीके से कर लो डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 में डिवाइड किया तो देखो 2 टाइम्स करोगे तो 198 आ जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 52 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 250 में से आपने 198 माइनस करना है, तो आगे से देखो 0 उतारो, फिर 4 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में 495 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 25 बचेगा, तो 25, 25 और 99, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 25/99%, और यही तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सवाल, बताओ फटाफट से। इसमें इस वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ इस परसेंटेज को ना, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। 1 डिग्री 110 कैसे हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ना कि एक डिग्री का मतलब 110 है, तो अगर 360 डिग्री मतलब कंप्लीट की वैल्यू चाहिए तो कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया, बताओ फटाफट से। आ जाओ फिर नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपको थोड़ा सा आसान लगेगा अगर आप एक अच्छे अप्रोच से करोगे तो। बना दो सवाल को फटाफट से।
110 पिछले क्वेश्चन में किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि 1 डिग्री का 110 आएगा, है ना। वो पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा वो, तो उसको ध्यान रखना है हमने। बहुत बढ़िया यार, देखो इसका आंसर कितना जल्दी दिया आपने। देखो इस क्वेश्चन को ना हम डिग्री से सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल लिटरेट पर्सन ऑफ विलेज ए एंड डी टुगेदर, ए और डी के एक साथ में। तो ए के लिटरेट पर्सन कितने, 80 डिग्री, और डी के कितने हैं 2420। क्या डी की आप डिग्री निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ए और डी को एक साथ में लेना है, देखो मतलब आपको इस तरीके से चाहिए कि ए प्लस डी को एक साथ में लेना है, और उसका रेशियो चाहिए किसका, एफ और बी के साथ में, लिटरेट पर्सन का ही, दोनों का क्या चाहिए, लिटरेट पर्सन का चाहिए। अब ए तो 80 डिग्री है पता है हमें, लेकिन बी की डिग्री नहीं पता सर। लेकिन एक डिग्री का मतलब तो पता है ना कि 110 होता है। तो आप इसको 2420 को 110 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये, 22 डिग्री आ जाएगा। रिवर्स कर सकते हो ना, निकाल सकते हो ना आप, तो डी की डिग्री 110 से डिवाइड कर दो इसको, 22 डिग्री आ गया। तो 80 डिग्री प्लस 22 डिग्री 102 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये टोटल लिटरेट पर्सन हो गए ए और डी में मिला के। देन उसके बाद में आपको चाहिए एफ और बी के। तो एफ के कितने, देखो एफ तो 62 डिग्री है, और बी कितना डिग्री है, बी का नहीं पता सर हमें, 5500 है। तो आप क्या करो, इस 5500 को 110 से डिवाइड कर दो, एक डिग्री का मतलब 110 होता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपको देगा 50 डिग्री। तो बी कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। तो बी अगर 50 डिग्री है, एफ जो है वो 62 डिग्री है, तो दोनों को मिलाओगे तो 112 डिग्री बनेगा, 112 डिग्री बनेगा, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप, 2 से डिवाइड कर लो, 51 और 56 बचेगा आपके पास में, बस क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू से भी कर सकते थे आप, कि आप ना इस 80 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। डी की एक्चुअल वैल्यू है आपके पास में, बी की एक्चुअल वैल्यू है, एफ को भी आप 110 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। फिर उनको ऐड करोगे, फिर रेशो निकालोगे तो भी वही आएगा। इससे बेटर है कि हम डिग्री से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आसान हो गया ना, इसलिए। ठीक है, तो 51 रेशियो 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दो फटाफट से। एक और छोटा सा कैलकुलेशन वाला सवाल बनाओ फटाफट से। डिग्री की वैल्यू 110 नहीं होती है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके पता किया था कि इस क्वेश्चन के लिए एक डिग्री का मतलब 110 है। ठीक है, हर बार 110 नहीं होता, इस क्वेश्चन के लिए 110 है। चलो मेरे ख्याल से आपको नजर नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो एक आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी 8680। क्लास टाइमिंग दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होती है हमारी क्लास। आ जाओ देखो बनाते हैं सवाल को। क्या कहा जा रहा है, इफ 1526 ऑफ टोटल इलिटरेट पर्सन इन विलेज एफ आर मेल while 13/22 of total literate person in the same village are male, then find the total number of male in village f। village f में जो literate person है उनका तो 13/22 निकाल दो,
टोटल नंबर ऑफ मेल हो जाएंगे। जो इलिटरेट पर्सन है उनका 15/26 निकाल दो, वो मेल हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया आपके सामने। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ लिया कि करना क्या है सवाल में, फिर देखो कितना आसान हो गया सवाल हमारे लिए। अब देखो आपके लिए क्या बोला जा रहा है, जो लिटरेट पर्सन है उसका 13/22। तो लिटरेट पर्सन कितने हैं, 62 डिग्री, 62 डिग्री, इसका कितना निकाल दो, 13/22 निकाल दो, तो ये टोटल मेल हो जाएंगे। लेकिन एक डिग्री की वैल्यू 110 है ना, तो 110 से आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास में एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेल आ जाएंगे, जो कि लिटरेट में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिटरेट पर्सन वाला हो गया। अब इलिटरेट वाला देखते हैं। तो इलिटरेट पर्सन के लिए आप क्या करोगे, लिटरेट पर्सन आपके पास में हो चुके हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो कि काम करो पहले है ना टोटल लिटरेट निकाल लो। टोटल लिटरेट कितने होंगे, 62 को 110 से मल्टीप्लाई कर लो, 62 डिग्री था ना, तो टोटल लिटरेट पर्सन कितने हो जाएंगे, ये रहा। अब एफ की बात कर रहा है, तो एफ को क्या करना है, 18 2/11% से बढ़ाना है। 18 2/11 मतलब 200/11, तो ये कितना हो जाएगा, 13/11 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू 13/11। कैसे सर, देखो 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 198 हो जाएगा, 198 में 2 ऐड कर दो, 200 हो जाएगा। तो ये बनेगा 200/11, और ये जो परसेंटेज है इसको अगर मैं चेंज करूं तो 1/100 बन जाएगा, तो कैंसिल हो गया 2/11। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन गया, 2/11, और इतना परसेंट से इसको बढ़ाना है, तो 11 से वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इसका क्या निकाल दो आप, 13/11 निकाल दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इलिटरेट पर्सन हो जाएंगे। टोटल इलिटरेट पर्सन आ गए आपके पास में। इस इलिटरेट पर्सन का 15/26 आपको निकालना है। तो इसका 15/26 निकालना है, तो इसको 15/26 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ गया आपका। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखो इसमें सॉल्व करें तो देखो 11 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, 13 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम में। तो ऊपर कितना बचेगा, 310 इंटू 15। ठीक है, 310 इंटू 15 बच गया ऊपर। नीचे अगर सॉल्व करें तो देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 5 टाइम। 62 इंटू 5 करना है, तो 62 इंटू 5 310 ही होता है। अभी अभी आपने किया है ऊपर भी, और नीचे भी आपको पता है कि 60 को 5 से करोगे तो 300, और 2 को 5 से करोगे तो 10। तो ये कितना हो जाएगा, 310 इंटू 13 बच गया आपके पास में। ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी। इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो 310 तो कॉमन नजर आ गया, और 15 और 13 कितना, 28 हो जाता है। तो बस 310 इंटू 28 कर लो, आपका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन खत्म। 310 इंटू 28 कितना बताया था आपने, ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हो आप सभी, तो चलो फिर आपकी बात मान लेते हैं, 8680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो डाउट नहीं आया ना कि सर ये कैसे कर दिया। देखो 310 इंटू 15, 310 इंटू 13, दोनों को लिखो, 310 को कॉमन ले लो, तो 15 प्लस 13 बचेगा, 28 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। ये मैंने इस तरीके से लिखा है, देखो समझ लो ध्यान से, है ना, डाउट मत रखना कुछ भी। एक सेकंड मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ये सारा हो चुका है, यहाँ से कंप्लीट हो गया। लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन आपने निकाल लिए थे। देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, 310 इंटू 15, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो आप इसको या तो, और प्लस करके 310 इंटू 13। अब देखो 310 कॉमन नजर आ रहा है ना दोनों में, और अंदर कितना बचेगा, फिर 15 प्लस 13 बचेगा, तो 310 इंटू 28 हो जाएगा। तो 310 और 28 को मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 8680। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देने वाला हूं आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि सवाल आसान है, मुझे लग रहा है कि आप सभी बना लोगे। अगर चारों सवाल आपने बना लिए तो ये लास्ट वाला सवाल तो बहुत ही छोटा सा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क का सवाल है आज का, ये इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, डेटा सफिशिएंसी पे। तो ये आपका डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। आप इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से, देर नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बना दो।
चलो बताओ जल्दी से सभी। ऑल थ्री। डी चाहिए, चलो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड द कंपनी अर्न इन द ईयर 2019। 2019 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। करें सवाल को। सबसे पहले पहला वाला स्टेटमेंट से देख लेते हैं कि क्या पहले वाले से मिल रहा है। लिखा हुआ है कि द कंपनी अर्न 45% मोर प्रॉफिट इन द ईयर 2020 देन दैट इन ईयर 2018। 2018 से 45% ज्यादा अर्न किया है 2020 में। 2019 का तो जिक्र ही नहीं किया इसमें, तो अकेला तो फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। देन उसके बाद में अकेला सेकंड सफिशिएंट है क्या। द कंपनी अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25 करोड़ इन ईयर 2018-19 टेकन टुगेदर। 2018-19 में अगर आप मिला लोगे तब जाके 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2019 में कितना हुआ है वो नहीं पता चलेगा, तो अकेला सेकंड भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। थर्ड वाला, इन ईयर 2020 द कंपनी प्रॉफिट अर्न 75% प्रॉफिट ऑफ दैट इन 2019। जो 2019 में अर्न किया था उसका 75%, तो 2019 का ही तो नहीं पता हमें, उसका 75% कैसे बता देंगे। तो अलग अलग तो भाई तीनों के तीनों नहीं काम किया ना, एक से आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भाई तीनों को मिला के करो, तो तीनों को मिला के ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि 2018 में प्रॉफिट जो था वो एक्स रुपीज का था, 2019 में जो प्रॉफिट था वो वाई रुपीज का था। ठीक है। अब 2020 के लिए ना एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि जो 2020 में जो प्रॉफिट था ना, देखो पहले वाले स्टेटमेंट से वो 2018 से 45% ज्यादा था। मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, इससे 45% ज्यादा, मतलब 1.45x हो जाएगा। 45% मैंने इसको बढ़ा दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो 2018, 19 और 20 तीनों का प्रॉफिट आ चुका है। सेकंड वाला स्टेटमेंट ने क्या कहा था कि एक्स, सॉरी 2018 और 2019 का अगर आप मिला दोगे, मतलब एक्स और वाई को अगर आप मिला दोगे तो 25 करोड़ हो जाता है। एक रिलेशन आ गया एक्स और वाई का। ठीक है। और थर्ड वाला क्या कह रहा है कि 2020 में जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो 2020 में प्रॉफिट हुआ है ये 1.45x, ये 75% है किसका, जो 2019 में प्रॉफिट हुआ था। तो 2019 में कितना प्रॉफिट हुआ था वाई, इसका 75% निकाल दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.45x के बराबर हो जाएगा। क्या आप इन तीनों को मिला के आंसर कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। पता है क्यों, एक्स और वाई का रिलेशन आपको यहां से मिल गया, एक्स और वाई का रिलेशन आपको यहां से मिल जाएगा। तो जब आपने तीनों को मिलाया ना, तो एक्स और वाई का रिलेशन देते हुए दो इक्वेशन मिल गई आपको, और दो ही वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों का आपकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आंसर मिल जाता है, दोनों के दोनों वैल्यूज का पता चल जाता है। एक्चुअल में क्या है वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक पहुंच के हमें पता चल गया कि एक्स और वाई का रिलेशन बन जाएगा। एक रिलेशन पहले दिया हुआ है, दो रिलेशन कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब 2019 का प्रॉफिट भी आ जाएगा आपके पास में। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि तीनों के चारों सही है, तो भाई चारों के चारों तो ऑप्शन डी था वो, है ना। ऑप्शन ए तो बोल रहा था कि तीनों में से कोई भी दो, एनी ऑफ टू, है ना, एनी टू ऑफ 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट, ये नहीं, तीनों के तीनों जब आप मिला लोगे ना तब आप आंसर तक पहुंच जाओगे, किन्हीं दो का इस्तेमाल करके भी आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करके मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से। सारे के सारे का जब आप यूज करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए इसका बताइए जल्दी से।
ओनली सेकंड, नन ऑफ दीज, इसमें अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आपके। सीबीटी 2 में बैठने का मौका मिल जाएगा? क्या डाउट है आपका, पूछिए। चलो बनाए सवाल को, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो रहा है आप सभी को। देखो, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए ना, क्वेश्चन को समझ के थोड़ा सा इस चीज समझो कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो आपको दो चीजों की जरूरत है। पहली तो कॉस्ट प्राइस आपको पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस अगर पता है, सेलिंग प्राइस अगर पता है, तो आप प्रॉफिट परसेंट बता दोगे। इन दोनों के अलावा प्रॉफिट परसेंट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चाहिए, इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हैड देयर बीन नो डिस्काउंट ऑफर, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, देन द प्रॉफिट अर्न एट मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वुड बी 40%। तो आर्टिकल पे जो प्रॉफिट होता वो 40% का हो जाता, 40% का प्रॉफिट हो जाता। तो क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों चीजें बता दी गई हैं आपको? बिल्कुल बता दी गई हैं। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि 40% का प्रॉफिट दे दिया। और वहां पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है, कोई भी डिस्काउंट अगर नहीं दिया गया है, मतलब मार्क प्राइस भी आपका 140 ही रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस भी 140 रहा होगा, जिससे आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तीनों चीजें मिल गई आपको। अब तीनों चीजें मिल गई, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 10% का ऑफ दिया जाता तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। तो 10% का ऑफ कहां पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना मिल गया, 140, 10% कम कर दो 126, तो प्रॉफिट देखो 100 से 126, 26% का प्रॉफिट हो जाता। तो अकेले फर्स्ट वाले से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचे वो चीज आपको क्लियर होगी। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 40% का हुआ है। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस मुझे 140 रखना होगा, ताकि कितना प्रॉफिट हो जाए, 40% का प्रॉफिट हो जाए। और कंडीशन में ये भी बोला गया है कि वहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया मार्क प्राइस पे। तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो फिर मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तीनों चीजें आ गई आपके पास में। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस है ना आपके पास में, 10% का ऑफ करो, पता चल जाएगा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। मतलब अकेला फर्स्ट वाला इनफ है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, पहले वाले से आपको आंसर मिल गया। तो ओनली फर्स्ट का देखो ऑप्शन भी मिला हुआ है, लेकिन अभी देख लेते हैं कि ओनली सेकंड से भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ओनली सेकंड से आ रहा होगा ना, तो फिर नन ऑफ दीज के साथ में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या बोल रहा है, द डिस्काउंट ऑफर ऑन द आर्टिकल इज 14% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 14% का डिस्काउंट दिया गया कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस का 14%। तो ना तो सेलिंग प्राइस है ना ही मार्क प्राइस है, 10% ऑफ करोगे कहां से आप ऑफ, तो अकेला सेकंड तो सफिशिएंट नहीं है। थर्ड, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1000 रुपीज। कॉस्ट प्राइस आपको दे दी गई है 1000 रुपीज, लेकिन आपने क्या, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस तो आपको 1000 रुपए दे दी, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है अब आपको। तो बिना सेलिंग प्राइस के आप डिस्काउंट कहाँ पे दोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अकेला फर्स्ट वाला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट। बताओ फटाफट से, ओनली फर्स्ट वाला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट वाले से आंसर मिल रहा है आपको, ओनली सेकंड वाले से आंसर नहीं मिल रहा। नहीं तो हम क्या करते हैं, इधर 1 और 2 पे चले जाते, लेकिन ओनली सेकंड वाले से भी तो नहीं मिल रहा ना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, आ जाओ। इस सवाल का आंसर करके बताओ फटाफट से। हाँ, ओनली सेकंड में एक रिलेशन ही बना पाओगे आप, एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको यही तो बोला ना कि 14% का कॉस्ट प्राइस पे है डिस्काउंट, तो एक रिलेशन बनेगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पाएगी।
एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो पता नहीं चल पाएगा आपको, लेकिन फर्स्ट में पता चल गया था सारी चीजें। नहीं, ऑल थ्री पे नहीं जाना है आपको। ऑल थ्री अगर ओनली फर्स्ट से आपको आंसर मिल गया है और ऑप्शन में है ओनली फर्स्ट, तो ओनली फर्स्ट पे जाना है आपको, ऑल थ्री पे नहीं जाना है। क्योंकि केवल फर्स्ट वाला सफिशिएंट था ना, तो बस आपको यही तो बताना है कि कौन सा डाटा सफिशिएंट है, कम से कम डाटा में क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए, बस इस चीज को देखना था आपको। चलेगा, बनाए इस सवाल को भी। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। मतलब ए और बी अगर मिल जाए तो जो टोटल वर्क है उसका 3/4 करने में उनको कितना टाइम लगेगा। ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो वर्क का 3/4 करने में कितना समय लग जाएगा। तो देखो, फर्स्ट, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए और सी मिलकर जब काम को करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। क्या यहां से आंसर तक पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि यहां से तो ए और सी का रिलेशन है, बी तो जिक्र ही नहीं हुआ बी का, तो नहीं पहुंच पाएंगे। बी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। बी एंड डी, ओनली सेकंड वाले से भी आप नहीं पहुंच पाओगे, बी और डी का टोटल टाइम बताया बस, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। ओनली सेकंड वाला भी सफिशिएंट नहीं है। ओनली थर्ड वाला, एफिशिएंसी ऑफ डी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी का डबल है कौन? डी। ये इनकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी ये है, तो टाइम का भी रिलेशन आ गया आपके पास में, कि ये टाइम का भी रिलेशन हो गया। अकेले से नहीं हो पाएगा, तीनों को अगर मैं अकेले अकेले करूं तो पॉसिबल नहीं है। क्या तीनों को मिला के पॉसिबल है? क्या तीनों को मिला के क्या हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं? तो देखो, तीनों को कैसे मिलाओगे आप? तीनों को मिलाओगे तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, 60 आ जाएगा। ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट। ए और सी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, बी और डी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, लेकिन आपको एफिशिएंसी का जो सम दिया हुआ है वो सी और डी का सम दिया हुआ है। तो सी और डी को तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से। देख लो, आप दोनों इक्वेशन है, लेकिन सी और डी को एक साथ आप ऐड करके यूज नहीं कर पाओगे। तो तीनों को मिलाने के बाद में भी पॉसिबल नहीं है, तो नन इज सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज का आखिरी सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके बता दो फटाफट से, देन उसके बाद में हम कल मिलेंगे। डीआई का जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको आपने जरूर से जरूर सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। आपका डाउट क्या है वो बताओ ना मुझे, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की, अगर कर पाया तो। मोहन सिंह धवन, क्या डाउट है आपको? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखो कितने बच्चे बता पाते हैं। हाँ, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, देखो शाहरुख ने आपके साथ में शेयर कर दिया, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो ना। चलो आ जाओ, इस सवाल को देख लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अ हॉल विच हैज नो विंडोज एंड वन डोर्स। एक हॉल है
उसमें पेंट करना है वॉल्स को, जिसमें कोई खिड़की नहीं है लेकिन एक दरवाजा है। कितनी कॉस्ट लगेगी ये आपको बताना है। पहला वाला, द एरिया ऑफ द होल इज 28 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द डोर इज 4 स्क्वायर मीटर। मतलब हॉल का एरिया दे दिया 28 स्क्वायर मीटर और डोर का एरिया दे दिया 4 स्क्वायर मीटर। क्या आप यहां से निकाल पाओगे कि कितना खर्चा आने वाला है, कॉस्ट क्या होने वाली है? नहीं निकाल पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पर मीटर स्क्वायर कितना खर्चा आता है वो तो दिया हुआ ही नहीं है, ना तो क्वेश्चन में दिया ना ही फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया कि पर स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा होता है। सेकंड वाले पे भी आपको एक रिलेशन ही दे दिया उनकी साइड के बीच में, अभी भी नहीं बताया कि कितना खर्चा आने वाला है पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड वाले में भी क्या बताया है कि एक जो दीवार है वो 30 स्क्वायर मीटर की है, यहाँ पे भी खर्चा नहीं बताया। तो एक स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा आने वाला है अगर वो आपको नहीं पता है तो टोटल कितना खर्चा आएगा वो क्या आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो? इस चीज को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कमी है वो डाटा में है, डाटा आपको कंप्लीट दिया हुआ नहीं है। तो आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, कितना भी रिलेशन बना लो तीनों के बीच में, आप कभी आंसर सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। बताओ फटाफट से। क्लियर हुआ सवाल? इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरीके के सवाल भी आते हैं, है ना, जहां पे लगेगा कि क्वेश्चन आने वाला है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये तो डाटा ही कम दिया हुआ है हमें। क्लियर हो गया? तो आज के सवाल मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 डीआई का याद है ना, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। क्लासेस के अपडेट, क्लासेस के पीडीएफ, सारी चीजें वहां पे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। और जो आईबीपीएस क्लर्क का बैच है वो चल रहा है, अगर आप लेना चाहो तो एप्लीकेशन में बैच अवेलेबल है, आप ले सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसकी भी डिटेल्स आपको मैंने शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पे सारी डिटेल्स है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।